फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर बोलो कितने तरह का होता है? मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर जो होता है, मैटर वो 3 तरीका से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफाइन कैसे करोगे बोलो? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास, मास भी होगा उसमें, मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी होगा कि नहीं? वॉल्यूम एंड उसको छूने के बाद महसूस कर सके कि ये कुछ है, फील विथ टच, नहीं तो वो भी लिख सकते हो। ये हो गया उसका डेफिनेशन। अब ध्यान दोगे इसमें और भी अलग तरीका से देखो बांट देते हैं। ये और ये ध्यान दोगे पदार्थ का वैसा फॉर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। पहले ये भी समझ लें हम लोग कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आपने, ये तो लैंग्वेज है बुक का, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, इसको समझेंगे कैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी को अपने ये जैसे अभी हम बोल दिए कि इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को हम समझाने के लिए चाहेंगे। मान लो कुछ भी नहीं, एकदम मूर्ख आदमी है, उसको समझाना है हमको कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कैसे बताओगे? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ध्यान देना कि तुम वो चीज़ देख रहे हो, दिख रहा है तुमको, दिखता है। और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी जो दिखता नहीं है, जैसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो H2O बन गया, कैसे हुआ? अंदर में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे पंखा घूम रहा है, ये कैसा चेंज है? कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज। रोटी बन रहा है, बेल के रोटी दिए तवा पर, वो फूल गया, दिखा कैसे फूला? अंदर में क्या हो रहा है? रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज है। हमको ये बताओ, यहां पर पंखा चल रहा है, कौन सा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज। वो दिख रहा है ना कैसे घूम रहा है। तो इसी तरीका से हम पदार्थ को लेते हैं। जैसे हम तुमको दे दिए मान लो ये बर्फ का टुकड़ा, तो पानी का कैसा फॉर्म है? सॉलिड। बर्फ का टुकड़ा दे दिए, बर्फ का टुकड़ा H2O सॉलिड, इसको बर्फ बोलते हैं, आइस। ये दिख तो रहा है ना कि छूने के बाद ये कठोर है कि नहीं, ठोस है, ये हो गया। उसके बाद H2O जब हम लिक्विड दे देंगे, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? पिघलेगा, इधर उधर बहेगा। बोलो ये भी बहेगा? H2O बहेगा? ये सॉलिड। बर्फ जो है रख देंगे कहीं पर तो बहेगा नहीं ना, अगर वो उसका टेम्परेचर मेंटेन है तो नहीं बहेगा। इसी को और हीट कर देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। और गैस जो है इसके तुलना में और ज्यादा बहेगा। तो ध्यान देना, जो बहता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो अब इस तरीका से हम इस दोनों को, जो मैटर का ये टाइप्स था, इस दोनों को बोल देंगे एक साथ। क्या बोल देंगे? फ्लूइड। फ्लूइड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बोलो? बिल्कुल, एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो उसको क्या कह दोगे? ये फ्लूइड। और ये बोलो, ये फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो ध्यान देना, हम लोग इसको पढ़ते हैं 11th में, गैसेस स्टेट को, पदार्थ के गैसेस स्टेट को 11th में पढ़ते हैं। इसको लिक्विड स्टेट को हम लोग उसी में मिला के 12th में मिला के और भी आगे पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इसको, वहां पढ़ना है। ये प्योर 12th का टॉपिक है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना। सॉलिड स्टेट के ये जो है सॉलिड स्टेट, इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल पढ़ना, पूरा एक चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट। तो इसको पढ़ेंगे 12th में हम लोग। और ध्यान दोगे तो पहले हम लोग समझ लें कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, जो 10th लेवल पर बच्चा को सीखना चाहिए, 9th लेवल पर सीखना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम लोग एक बार देखेंगे जल्दी से। कितना इंटरेस्टेड चीज़ बताएंगे अभी। ये तो था कि सिर्फ हम बात किए इन सब चीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये समझ जाओ, फिजिकल का मतलब, फिजिकल का मीनिंग ही होता है कि तुमको दिख रहा है। कैसे समझोगे फिजिकल का? जो तुमको दिखता है। और केमिकल का मतलब जो नहीं दिखता है, केमिकल चेंज। जैसे लोहा में जंग लग रहा है, कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। जंग लगा लोहा में, रखे मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो पता नहीं चला कैसे हुआ, नहीं चला। तो सॉलिड जो है, मान लो यहां पर हमने इसका एक फिगर बना दिया। चलो मान लो ये कोई किसी चीज का टुकड़ा है, वो सॉलिड है।
सॉलिड में बोलो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कम होता है या बहुत बहुत कम होता है? बहुत एकदम नेग्लिजिबल होता है, 9 के बराबर इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, काफी पैक्ड होता है। ये बहुत सारा मान लो ना, इसमें आ जाओ लिक्विड में, थोड़ा दूर दूर रख दो पार्टिकल्स को। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं इसको अवयवी कण। अवयवी मतलब घटक भी बोलते हैं। यहां आ जाओ गैसियस पार्टिकल, बड़ी दूर दूर रहेगा ये, ध्यान दोगे तो। इसमें थोड़ा और बढ़ा दें पार्टिकल्स को। चलो ध्यान देना। अच्छा इसका बोलो तो क्या होता है सॉलिड का? डेफिनिट मास एंड शेप और साइज, ये भी तो होता है उसका डेफिनिट। वॉल्यूम ये भी होता है, ये वॉल्यूम और साइज भी क्या होता है इसका? बोलो डेफिनिट होता है। इसमें आ जाओ, क्या इसका डेफिनिट होता है? ये लिक्विड का वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेफिनिट, और इसका बोलो साइज, शेप साइज बोलो अनडेफिनिट, नॉट डेफिनिट। ध्यान देना, ये तो सब उधर ही पढ़ना है। इधर बोलो, इधर बोलो शेप साइज, आकार और आयतन उसका क्या होता है गैस का? दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनडेफिनिट। वॉल्यूम एंड साइज दोनों क्या होगा? अनडेफिनिट होगा कि नहीं? तो इस तरीका से ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान दोगे, यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का, बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यहां पर क्या होगा? मॉडरेट होगा। क्या होगा? थोड़ा सा इसके तुलना में कमजोर होगा। यहां पर वेरी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो। ध्यान देना, ये क्या है? ये सब पहले से ही जान रहे हो। हम लोग एक चीज और जानते हैं, जहां पर ज्यादा आकर्षण होगा, क्या होगा? जहां पर ज्यादा आकर्षण होगा, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, तो वहां पर ध्यान देना, एक चीज और बता दें, जहां पर अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? अट्रैक्शन, वहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्म का मतलब यह, तो ध्यान दोगे, दो एटम के बीच कोई बॉन्ड बनता है जब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। दो एटम आ रहा है बॉन्डिंग करने, वहां दोनों फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी और अट्रैक्टिव फोर्स भी। लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स कर जाएगा तब जाके बॉन्ड बन जाएगा। और जहां कहीं भी बॉन्ड बनता है, जहां कहीं भी बॉन्ड बनता है, तो ध्यान दोगे बॉन्ड फॉर्म होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, यहां पर ध्यान दोगे, जहां पर रिपल्सन होगा, क्या होगा? रिपल्सन होगा। वो जहां रिपल्सन डोमिनेट्स करेगा, ये बोलो, यहां बोलो अट्रैक्शन डोमिनेट्स। जहां अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा वहां बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जहां रिपल्सन डोमिनेट्स करेगा वहां पर क्या होगा? बॉन्ड नॉट फॉर्म। नहीं, ध्यान देना। एक बात और बता दें, हम बहुत ही इंटरेस्टेड है, बच्चा को 10th में ही ये सब जानना चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ध्यान देना, एनर्जी रिलीज होगा। और जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉन्ड क्या होगा? ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, वहां पर क्या होगा? एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ध्यान देना, इसको बहुत ही अच्छा तरीका समझ, तो बच्चा को नहीं समझ में आता रहता कि अट्रैक्शन होता है तो कैसे यहाँ एनर्जी रिलीज होता है, और जहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग,
इसको ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को और केमिकल प्रॉपर्टी को समझे, तो यहाँ पर देखो कैसे समझते हैं इस चीज को, कि जब बॉन्ड फॉर्म होगा या को अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी गेन होगा। गेन होगा मीन्स एब्जॉर्ब होगा। और वहां पर एक बात बताओ, जब एनर्जी रिलीज करेगा, दो चीज में अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा तो वो पार्टिकल्स अब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। जैसे मान लो कि हम किसी के बॉडी से एनर्जी बाहर कर दिए, ब्लड खींच के बाहर कर दिए, तो वो पड़ न जाएगा नीचे, उसको बोलते हैं स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मतलब स्टेबल का मीनिंग यहां पर ये है कि अनरिएक्टिव हो गया। क्या हो गया वो, अरे किसी के बॉडी में ऊर्जा रहता है तो उसको बोलेंगे दौड़ के दिखाओ, तो दौड़ के दिखा देगा। एनर्जी हमने क्या किया, उसको निकाल दिया बाहर, एनर्जी नहीं है उसके बॉडी में, तो आप बोलेंगे दौड़ने के लिए, तो बोलो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो एनर्जी है, सुनो एनर्जी है, तो एनर्जी जब है तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। रिएक्टिव मींस अनस्टेबल। और जब वो रिएक्टिव नहीं है तो वो स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि जब रिएक्टिव नहीं होगा तो वो स्टेबल होगा, मींस उसका एनर्जी कम होगा या ज्यादा, एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा। कम एनर्जी होने से स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी होने से अनस्टेबल हो जाएगा। इसको यहां पर एक चीज और देख लें, यहां पर ध्यान दोगे, इसको देखो ना, ऐसे समझ सकते हो, बड़ी मजेदार चीज है ये। बच्चा को ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्यों रिलीज होता है। यहां ध्यान दो, तो एक चीज और बताते हैं, इसको ऐसे समझो ना, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी लेस रिएक्टिव, लेस एनर्जी लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। इसका विपरीत लिखो, मोर एनर्जी मोर रिएक्टिव, मोर सॉरी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल होगा या नहीं होगा, इस चीज को समझे। और एक तरीका से इसको समझा, देखो कितना तरीका से इसको बता रहे हैं। एक चीज समझो ना, जहां पर अट्रैक्शन होगा, RSCTION, अट्रैक्शन जहां होगा, इसको हम अपने भाषा में, इधर के भाषा में जो सबको समझ में आएगा, अट्रैक्शन को बोल सकते हो लव। क्या बोल सकते हो, दोनों को, दोनों एक दूसरे के क्लोज कब आएगा, जब दोनों में लव है। और जब यहां ये चीज होगा तो ध्यान दोगे, इसके दौरान एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो वो चीज क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, अच्छा देखो ना आगे, रिपल्सन बहुत तरीका से समझ सकते हो, जितना तरीका एकदम तोड़ के हटा दो, उसको कुछ है ही नहीं इसमें, बच्चा को एकदम कंफ्यूज होते रहता है उधर क्या है नहीं है। रिपल्सन, लव, यहाँ लव किए थे, यहाँ तो रिपल्सन हो, इसको लिख दो, देखो ना बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे से डिपार्ट कर गया, एक दूसरे से डिपार्ट कर गया, तो यहां एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी इंक्रीजेज, और एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल, पगला जाता है। नहीं देखो, देखो नहीं, यहाँ पर एगो लड़का है, ठीक, एगो लड़का है, तो बना दिए, मान लो नहीं लड़का है, ठीक, हाँ एगो हाथ है इसका, ये भी हाथ है इधर, ये बउआ है, एगो लड़का है, क्या है बॉयज, इधर है गर्ल, ये देखो, ध्यान दो यहाँ, ध्यान दो यहाँ, ध्यान दो ना, यहाँ एक लड़का एक लड़की है, दोनों के बीच मान लो कि क्या हो गया, हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएगा। ध्यान देना, क्लोज आने के बाद ये दोनों अपने आप को फील करेगा, अच्छा फील करेगा, और वो स्टेबल फील करेगा, जो उसको चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बताओ, यहाँ पर रिपल्सन, जैसे मान लो नहीं, दोनों का जो है ना झगड़ा हो गया, दोनों का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों का झगड़ा हो गया, अब बात करना बंद हो जाएगा, बंद होगा तो अब दूसरे दोनों एक दूसरे से डिपार्ट करेगा, और डिपार्ट करने के दौरान क्या होगा, दोनों में अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, दोनों इधर पगला की तरफ, पागल की तरफ बौखाते रहेगा, पगला जाएगा। जैसे ही वो पागल की तरफ बौखा रहा है तो हम ये बोलेंगे वो रिएक्टिव हो गया। क्या हो गया, और रिएक्टिव हो गया मीन्स उसका एनर्जी बढ़ गया है इस टाइम या घट गया है, बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया है। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो
अनस्टेबल। और यहाँ पर जहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा और उसको वो चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, तो एनर्जी वहाँ पर रिलीज कर जाएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि ये अपने आप को अच्छा फील करेगा, जो चाहिए वो मिला और वो स्टेबल फील करेगा। तो कैसे परिभाषित करोगे, बोलो? सॉलिड को परिभाषित करो। हाँ, फॉर्म ऑफ मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। हो गया, सिंपल परिभाषा दोनों। हैविंग फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ध्यान देना। अब लिखते हैं प्रॉपर्टी। ये सब 10th में पढ़ना है इतना तक। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बताओ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या क्या? पहला हम क्या लिखें? डेफिनिट शेप बोलो या साइज बोलो? शेप एंड वॉल्यूम। शेप या साइज दोनों एक ही चीज है, ठीक ना? दूसरा, अच्छा बोलो तो सॉलिड को दबाएंगे, दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों? ध्यान देना, सॉलिड के कोई चीज को दबाओगे कब दबेगा? जब उसके बीच में स्पेस खाली हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेस हो, और स्पेस होगा ही नहीं तो वो दबेगा। तो सॉलिड में जो था पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बीच का सेपरेशन बिल्कुल नगण्य होता है, नेग्लिजिबल। तो कितना दबेगा वो? नहीं दबेगा, न के बराबर। दब भी नहीं सकता क्योंकि फोर्स काफी स्ट्रांग रहता है, और जब फोर्स काफी स्ट्रांग रहेगा तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, और क्लोज आएगा तो अब स्पेस कम बचेगा। तो यहां पर लिखेंगे लो कंप्रेसिबल, एज separation between particles is very short बोलोगे, बहुत कम होता नहीं, ध्यान दोगे। अगला, अच्छा इसको ये भी बोल सकते हो ना, लो कंप्रेसिबल, इसको बोल सकते हो या रिजिड। क्या होगा ये? रिजिड होगा। नहीं कहता है कोई, किसी को बोलोगे कि लड़ाई हो रहा है, हम इसको ये दो, तुम किसको उधर, वो कहेगा हम नहीं खिसकेंगे, यहीं रहेंगे। मतलब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो बिल्कुल अपने मीन पोजीशन के अलोंग सिर्फ ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। अगर किसी सॉलिड को हमने ऐसे हिट किया तो इसका जो पार्टिकल्स होगा वो सिर्फ वाइब्रेट करेगा, अपना पोजीशन चेंज ऑसिलेट करेगा। जैसे देखे हो पेंडुलम वाला घड़ी, ऐसे ऐसे अपने पोजीशन पर ही रहता है, वो पेंडुलम ऐसे दोलन करते रहता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ध्यान देना, लो फ्लेक्सिबल होगा, सॉलिड को ज्यादा मोड़ नहीं सकते हो जल्दी, तो क्या होगा? लो फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी लो होगा। इसको बोल सकते हो कि एज, ऐसा क्यों होता है, लो फ्लेक्सिबल क्यों होता है? एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। बच्चा लोग अपने लिख लेगा, इसको बोल दे रहे हैं, काफी है ना। और चौथा, ध्यान देना, इसमें क्या लिखेंगे अब? अच्छा, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होता है, कुछ सॉलिड ऐसा होता है जो इंसुलेटर होता है, तो वो लिखना ज्यादा जरूरी नहीं, उसको छोड़ देना। लिख रहे देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा केमिस्ट्री में? बोलो बोलो? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, यही होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव, क्या? बोलो बोलो, क्या? हैव फिक्स्ड पोजीशन। क्या होगा? फिक्स पोजीशन होता है। तो ये क्या कर सकता है? अगर फिक्स पोजीशन ही है तो ये कर क्या सकता है, कितना हद तक ये जा सकता है? तो ओनली दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर, बोलो, मीन पोजीशन। मीन सिर्फ ये वाइब्रेट कर सकता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। और बोलो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉलिड का? हाई होगा, हाई, फिक्स।
भी बोल सकते हो। तो कुछ सॉलिड ऐसा होता है जिसका फिक्स नहीं होता है और कुछ का फिक्स होता है, मतलब शार्प होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी का शार्प नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हाई। देखो एक लास्ट तरीका जो है इसको समझने का, और भी अच्छा तरीका से सॉलिड लिक्विड और गैस को, ये प्रॉपर्टी था सॉलिड लिक्विड गैस का, ध्यान देना। यहां पर देखो हमने एक बर्तन में क्या किया, ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया है? बर्फ का टुकड़ा। इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, यहां हीट कर रहे हैं इसको। बर्फ के टुकड़ा को जब हीट करोगे तो बर्फ में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये सॉलिड है कि नहीं? बर्फ जो है वो क्या है? सॉलिड हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसमें ये सॉलिड था, तो सॉलिड था तो पार्टिकल्स के बीच, पार्टिकल्स कौन होगा इसमें? H2O। तो H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर उस फोर्स को तोड़ने के लिए तुमको क्या देना होगा? एनर्जी। तो जब इसको हीट किए तो H2O के बीच का फोर्स जो था, किसके किसके बीच फोर्स लगा था? H2O के बीच। और जब एनर्जी दिए तो वो H2O मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला। जैसे ही हीट किए तो क्या मिला उसको? एनर्जी मिला। और अभी भी बताए थे कि एनर्जी जैसे ही किसी चीज को मिलेगा तो वो रिएक्टिव होगा। क्या होगा? जैसे ही वो H2O मॉलिक्यूल को एनर्जी दिए कि वो एक दूसरे से डिपार्ट करना स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग बात किए थे कि एनर्जी मिलेगा तो अनस्टेबल होगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। तो अब यहां से बोलो वो फोर्स जो लग रहा था H2O के बीच में, वो कमजोर पड़ना शुरू होगा या मजबूत होना शुरू होगा? कमजोर पड़ना शुरू होगा, क्योंकि पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रहा है। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल किसमें होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। क्या बोलोगे? सॉलिड में। सॉलिड में पार्टिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसको एनर्जी दिए, एनर्जी देने के बाद उसके बीच का फोर्स ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ तो बोलो ये पिघल के क्या बन जाएगा? वाटर। ये बन गया क्या? पिघल के। ध्यान देना, अभी भी हम इसको हीट करना नहीं छोड़े हैं, अभी भी हीट करना नहीं छोड़े, अभी भी हीट कर रहे हैं इसको। अब यहां पर पार्टिकल्स को ये टूट चुका है सॉलिड, ये इसके बीच का जो फोर्स है हमने क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। एक बात बताओ, H2O एक दूसरे से अलग होना कब स्टार्ट होगा? दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, उसका जितना एनर्जी होगा उस बॉन्ड का, उतना एनर्जी जैसे ही देंगे तो वहां पर से वो ब्रेक होगा और डिपार्ट करेगा। अब हम यहां से बोल रहे हैं अभी भी इसको हीट करना नहीं छोड़े हैं, अभी लिक्विड में आ गया। तो अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रांग था, यहां थोड़ा सा कमजोर पड़ गया क्योंकि एनर्जी मिला पार्टिकल्स को। अब इसको और भी हीट कर रहे हैं, अब क्या होगा? ध्यान देना, अब H2O के बीच फोर्स जो भी है, मान लो इससे कमजोर होगा, वहां जो भी फोर्स है वो फोर्स अब और कमजोर पड़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि तुम एनर्जी देना अभी बंद नहीं किए हो, अभी भी एनर्जी दे रहे हो, पार्टिकल्स को सप्लाई कर रहे हो एनर्जी। तो एनर्जी सप्लाई करोगे तो हमको ये बताओ, ये H2O जो है यहां से एस्केप कब करेगा? वेपर बन के। बोलो, ये था, ये क्या है? H2O सॉलिड था, ये क्या था? H2O लिक्विड था। और यहां से जो अब बनेगा H2O गैसियस। हमको ये बताओ ये कब एस्केप कर जाएगा? ध्यान देना, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत था, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर पड़ जाएगा। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो था अब एनर्जी दे रहे हैं, वहां से वो बॉन्ड ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जितना एनर्जी था, जितना फोर्स था यहां, उस फोर्स के बराबर तुम एनर्जी दे दिए हो। ठीक, एनर्जी दे दिए हो। एनर्जी दे देने के बाद जैसे ही तुम्हारा ये एनर्जी हिट कर रहे हो, ये एनर्जी उसके बराबर पहुंचेगा, तो अब मॉलिक्यूल H2O का जो यहां जो लिक्विड में था वो एस्केप करना स्टार्ट कर जाएगा, कहेगा टाटा बाय बाय, इसको देखते देखते उड़ जाएगा ऊपर, इधर आ जाएगा। अब ये गैसियस, इसमें हम लोग इसको क्या कर दिए? पाइप में लगा के इसको क्या कर दिए? इधर दूसरे कंटेनर में भर दिए। तो इस तरीका से हो गया ये सॉलिड, लिक्विड और ये गैस हो गया, गैस। इस तरीका से इस फॉर्म को भी हम लोग समझे। तो ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का किसमें सबसे ज्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जैसे हम कोई पार्टिकल्स यहां पर रखा हुआ, मान लो यहां पत्थर रखा हुआ है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। रखल है, मूव कर रहा है। गतिज मतलब क्या होता है? गति में है, गति में है ही नहीं तो क्या? रुकल है, कुछ नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल का गति होगा, गति। तो गति सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें सबसे ज्यादा गति होगा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लो होगा। इस तरीका से समझ सकते हो। तो इतना हम लोग आज पढ़े सॉलिड, लिक्विड और गैस के तरफ में, गैस को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में
सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट को मेनली पढ़ना है क्योंकि गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट जो है इन चीज़ों को 12th में नहीं पढ़ना है। 12th में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को। तो थैंक यू।